Hello, good morning everyone. Hello, 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 good morning, sir. good morning. Okay, solve this problem. Okay, solve this problem. जो लास्ट क्लास में बताया था, it is related with that. So the question is, lap on a 4 pole 250 volt 1800 rpm DC machine has 24 slots and it has double layer lap wound armature winding. Okay, and each coil has 3 turns. So the first part is हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी कॉइल्स डज द आर्मेचर हैव, मतलब आर्मेचर में कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है। क्या होगा? हेलो, कोई बताओ क्या होगा इसका? Sir, 24 coils. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का इसने बोला है 24 कॉइल। सेकेंड का क्या होगा? Forty-eight. 48। ओके, इसको फिर से चेक करो।
48 into 3. 48 into 3. 144. ओके, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, एक स्लॉट में दो कॉइल साइड होता है, एक अपर वाला होता है और एक बॉटम वाला होता है। ठीक है, तो एक स्लॉट में क्या हो गया, दो कॉइल का एक एक साइड रहेगा। जैसे कि ये मान लो हमारा एक कॉइल है, तो इसका एक वाला पार्ट इस स्लॉट के अपर पार्ट में कनेक्टेड रहेगा और इसका दूसरा वाला जो पार्ट है, साइड है, इसका दूसरा वाला जो साइड है वो दूसरे स्लॉट के बॉटम वाले में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक कॉइल में दो साइड होता है। ठीक है, वो एक एक स्लॉट के अपर कॉइल एक साइड होगा, एक स्लॉट का अपर कॉइल और दूसरा साइड होगा दूसरे स्लॉट का लोअर साइड, बॉटम वाला कॉइल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि दो स्लॉट में टोटल हमारा दो कॉइल होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एक स्लॉट में टोटल एक कॉइल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंस एक कॉइल का दो साइड है और एक स्लॉट में क्या है, दो कॉइल साइड्स हैं, एक ये है एक ये है। मे बी ये डिफरेंट कॉइल का है लेकिन दो कॉइल साइड हैं, तो दो कॉइल साइड मिलकर के एक कॉइल बनाता है। तो हम लोग एक इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक स्लॉट में एक कॉइल है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल 24 स्लॉट है। 24 स्लॉट में कितना कॉइल हो जाएगा, 24 कॉइल। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कैसे निकालेंगे कि एक कॉइल में को बनाने के लिए कितना कंडक्टर लगा है, एक ये कंडक्टर लगा है, एक ये दूसरा कंडक्टर लगा है। ठीक है, तो एक कॉइल को बनाने के लिए दो कंडक्टर लगा है, तो ये कितना हो गया, 24 कॉइल है हमारे पास। हर कॉइल को बनाने के लिए कितना, दो कंडक्टर लगा है। नाउ यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ईच कॉइल हैज 3 टर्न। मतलब क्या है, कॉइल इस प्रकार से है कि एक कॉइल में ठीक है, ये एक कॉइल में टोटल 3 टर्न है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या, एक कॉइल में टोटल 6 कंडक्टर होते हैं और ये 6 कैसे आया, ये 2 इंटू 3। हर टर्न में कितना होगा, दो कंडक्टर होगा, तो एक टर्न में दो कंडक्टर हो गए, तो 3 टर्न में टोटल हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 कंडक्टर। ठीक है, तो एक कॉइल में हो गया 6 कंडक्टर, तो 24 कॉइल में कितना हो गया, 24 इंटू 6, इट कम्स आउट टू बी 144। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का हो गया 144। नाउ थर्ड पार्ट फाइंड करो, फाइंड द वोल्टेज कांस्टेंट। थर्ड पार्ट कितना आया,
तो थर्ड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताओ? EMF वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एन ई पाई जेड बाय 60। तो हमें क्या निकालना है, वोल्टेज कांस्टेंट। ओके, हमें निकालना है वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट क्या होता है, पाई और एन को बाहर निकाल लो तो जो बच गया ई जेड बाय 68। ठीक है, ई जेड बाय 68 ये बच गया है। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा। पी का वैल्यू पता है, 4 पोल है। जेड का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ गया है 60। तो कांस्टेंट है ए कितना हो जाएगा, पोल के बराबर 4 हो जाएगा। ए हो जाएगा, लैप वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इट इज वेरी सिंपल, पी जेड बाई 60 है। फाइंड कर लो यहाँ से ए ई का वैल्यू, ए बी बैक ईएमएफ कांस्टेंट का वैल्यू आ गया पी जेड बाई 60 ए। ठीक है, इसी चीज को यदि ईएमएफ में ओके इसी चीज को ईएमएफ में मान लो कि हमें ये वाला रखना रहता के फाइव इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस केस में के बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 पाई। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। बट यहाँ पे एन होना चाहिए किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। बट सिंस एन जनरली दिया हुआ रहता है आरपीएम में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एन बाई 60। तो यहाँ पे एन बाई 60 को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई पाई जेड बाय ए इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो इस केस में कांस्टेंट क्या आ जाएगा, पी जेड बाय 2 पाई ए। तो किस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से या तो ये हो जाएगा या फिर इस हिसाब से निकाल लो। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, इट विल कम अराउंड 22.91। एक बार चेक कर लेना फाइंड करके। लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, सब वोल्टेज इक्वेशन को 250 के इक्वेट करके और फ्लक्स पर पोल का वैल्यू निकालें। ओके तो हमने अभी ईएमएफ का निकाला है, के फाइव एन कर लो और के डैश 5 ओमेगा। तो यदि के यूज करेंगे, 0.057। हाँ के यूज करेंगे तो ये वाला के का वैल्यू यूज करना है, और के डैश यूज करेंगे तो ये वाला के का वैल्यू यूज करना है। ठीक है, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 250। के का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, सपोज ये वाला फाइंड करते हैं 22.91 इंटू फ्लक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा, अगेन 2 पाई इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 60। यही होगा ना, यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे 2 पाई इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से फ्लक्स पर पोल आ गया 250 डिवाइडेड बाय 22.91 इंटू 2 पाई इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स पर पोल। इसको फाइंड कर लो कितना आ रहा है,
0.057 0.057 वेबर पर पोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे, आज हम लोगों ने इससे न्यूमेरिकल देखा है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बताओ। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि सिर्फ एक या दो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बस ज्वाइन करके छोड़ दिए हो। क्लियर है सर। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, तो दिस इज आवर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। VA क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। IA क्या है, आर्मेचर करंट है। EB है हमारा बैक EMF। RA जो है वो है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा फील्ड साइड। फील्ड साइड में हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में। तो ये है हमारा VF वोल्टेज, ये है हमारा फील्ड करंट, और RF है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो फटाफट बताओ, VA इक्वल टू क्या हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में। VA इक्वल टू हो जाएगा EB प्लस IA RA। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं EB इक्वल टू VA माइनस IA RA। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था EB इक्वल टू क्या होता है, K पाई ओमेगा। यहाँ K कांस्टेंट है, पाई हमारा है फ्लक्स, जो कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में डिपेंड करेगा फील्ड करंट पे। ठीक है, और विच इन टर्न विल बी VF बाय RF। सिंस RF जो है वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और VF जो है वो हम लोग सप्लाई दिए हैं फील्ड वाइंडिंग को। तो जब तक ये हमारा सप्लाई कांस्टेंट है, क्या होगा, हमारा IF कांस्टेंट होगा, और IF यदि कांस्टेंट है तो हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है स्पीड ऑफ दिस मोटर इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन भी डिराइव किया था। टॉर्क इक्वेशन क्या था, टॉर्क इक्वल टू K पाई इंटू IA। ठीक है, IA है हमारा आर्मेचर करंट, पाई सेम है हमारा फ्लक्स,
के है हमारा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग इस दोनों को के ईबी और यहाँ से आईए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आईए इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय के फाई, ठीक है। तो ये ईबी को और ये आईए का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, के फाई ओमेगा इक्वल टू वी ए माइनस आईए के जगह पे हमें टी बाई के फाई पुट करना है, टी बाय के फाई इंटू आर ए, ठीक है। तो यहां से आ गया ओमेगा इक्वल टू वी ए बाय के फाई माइनस टी बाय के फाई स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है ना। तो अगेन एक चीज और देखते हैं, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एट स्टार्टिंग में स्पीड क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग स्पीड हमारा होगा 0। तो यदि स्पीड 0 है तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारा बैक ईएमएफ भी 0 होगा, तो बैक ईएमएफ भी हमारा 0 होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, स्पीड मशीन स्टैंड स्टिल में रहता है, स्पीड 0 होगा, तो हमारा इस इक्वेशन से बैक ईएमएफ भी 0 होगा। तो इस इक्वेशन में बैक ईएमएफ का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है, ई बी इक्वल टू वी ए माइनस आई ए आर ए। एट स्टार्टिंग क्या है, ई बी इक्वल टू 0 है, सिंस स्पीड इज 0, तो वी ए इक्वल टू माइनस आई ए आर ए। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई ए इक्वल टू हो गया वी ए बाय आर ए। यहाँ पे जो आर ए है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। यह है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस जिसका की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1-2 एम्पियर होता है, सॉरी 1-2 ओम होता है, ठीक है। तो सपोज इफ आर ए इक्वल टू 1 ओम, वी क्या है, वी ए क्या है हमारा वोल्टेज है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है। इसका सपोज इसका वैल्यू है हमारा 220 वोल्ट और ये 1 एम्पियर, तो आई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस कम आउट टू बी 220 वोल्ट बाय 1 ओम विच इज इक्वल टू 220 एम्पियर, ठीक है। तो डीसी मशीन को स्टार्टिंग में कितना एम्पियर, कितना करंट चाहिए होगा, 220 एम्पियर। यदि इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 1 ओम और वोल्टेज है, इसका टर्मिनल वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो सिंस इतना करंट सप्लाई करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर में बेसिकली होता क्या है कि स्टार्टिंग के समय हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में स्टार्टर में क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं। और जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आई ए की वैल्यू, वैसे वैसे क्या होगा हमारा आई ए की वैल्यू घटेगी। क्यों, आई ए इक्वल टू है हमारा वी
ए माइनस ई बी बाय आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ेगा। तो बैक ईएमएफ बढ़ रहा है तो आइए क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा हम लोग इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू को कम करते जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली मान लो 100 ओम है तो कुछ देर के बाद इसको 75 कर देंगे, जिससे कि क्या है हम लोग एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे देखो, एट नो लोड, एट नो लोड, नो लोड पे क्या होगा हमारा, टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एट नो लोड टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बाय के फाइव। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नो लोड स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नो लोड स्पीड। तो हमारा ओमेगा इक्वल टू आया था वी बाय के फाइव माइनस के फाइव का स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी बाय के फाइव माइनस आर ए बाय के फाइव स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 0 माइनस सम कांस्टेंट कांस्टेंट इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 0 माइनस सम कांस्टेंट इंटू टी, वेयर ओमेगा 0 का वैल्यू क्या है हमारा, वी बाय के फाइव, एंड कांस्टेंट का वैल्यू है हमारा आर ए बाय के फाइव स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग टॉर्क स्पीड इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। तो कैसा आ जाएगा, सपोज हमारा एक्स एक्सिस पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और वाई एक्सिस पे है ओमेगा। तो क्या होगा, एट नो लोड हमारा स्पीड क्या होगा, एट नो लोड हमारा स्पीड है v बाई के फाइव, दैट इज ओमेगा 0। ठीक है ना, ये देखो ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरीका है ओमेगा इक्वल टू माइनस के डैश टी प्लस ओमेगा 0। यहाँ स्लोप हो गया हमारा के डैश। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, ये सपोज कर लो ये ओमेगा 0 लाइन है, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा बनेगा, एज द स्पीड इंक्रीजेज, ये हमारा थोड़ा ठीक है, ये हमारा हो गया टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर फॉर गिवन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, वोल्टेज को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फॉर ए गिवन वी ए, रेसिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस एंड फ्लक्स। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर रेसिस्टेंस एंड फ्लक्स, क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो इसमें डीप आया है एट हाइयर लोड, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है हमारा आर ए बाई के फाइव स्क्वायर इंटू
into TE. Suppose at this point torque is TE1, at this point torque is TE1, so this much value is drop. ठीक है, तो ये हमारा स्पीड में ड्रॉप होगा एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क। ठीक है, तो हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में 3 तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस 3 तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? ठीक, यहाँ पे देखो वेरिएबल 3 है, एक वोल्टेज वेरिएबल है, एक रेसिस्टेंस वेरिएबल है और एक फ्लक्स वेरिएबल है। तो पहला तरीका है बाय वेरिंग द आर्मेचर रेसिस्टेंस, तो उसको हम लोग कहते हैं RA कंट्रोल। ठीक है, दूसरा तरीका है बाय वेरिंग द टर्मिनल वोल्टेज, बाय वेरिंग द टर्मिनल वोल्टेज, इसको कहते हैं VA कंट्रोल। तीसरा तरीका है बाय वेरिंग द फ्लक्स, तो इसको कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल। ठीक है, इस मेथड को हम लोग आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, इसको कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसे कहते हैं फ्लक्स कंट्रोल और फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल, फ्लक्स वीकनिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लक्स का वैल्यू को कम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि हम लोग स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ RA, बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ VA एंड बाय वेरिंग द फ्लक्स। तो हमारा फर्स्ट मेथड आ गया RA कंट्रोल। ठीक है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि हमारा एक डीसी मशीन है, इसका जो आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को लगाएंगे। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को लगाएंगे और बाय वेरिंग दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बाय वेरिंग, और फील्ड के सप्लाई में हमारा कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जब हम लोग रेसिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे उस समय हमारा टर्मिनल वोल्टेज और जो फ्लक्स है इस दोनों को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये दोनों क्या होगा, जिस समय हम लोग आर्मेचर रेसिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं उस समय ये दोनों हमारा कांस्टेंट होगा और जो इसका रेटेड वैल्यू है वो रेटेड वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, इस दोनों में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ओमेगा इक्वल टू VA बाय K फाइव माइनस T बाय K फाइव स्क्वायर इंटू RA। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू, जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो उस समय क्या होगा कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस RA ही रहेगा, और जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो उस समय पे क्या हो जाएगा, VA बाय K फाइव माइनस T बाय K फाइव
स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए एक्सटर्नल। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आया? ये इक्वेशन आया E इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे आई ए का वैल्यू पुट कर दो टी बाई के फाइव, ई का वैल्यू पुट कर दो के फाइव ओमेगा, और रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आएगा। तो इसका डायरेक्टली हम लोग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस जहाँ पे टॉर्क वेरी हो रहा है, दिस इज वाई एक्सिस जहाँ पे हमारा स्पीड वेरी हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट बस बचा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर ए क्या होगा, एक हमारा मशीन का इनहेरेंट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी एक्सटर्नल यदि हम लोग रेसिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर रेसिस्टेंस के कारण जो हमारा विथ वेरिएशन ऑफ टॉर्क और विथ वेरिएशन ऑफ लोड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारा स्पीड वेरी होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरेंट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद